अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। दिस इज़ मरियम कैवान विद अ फ्रेश एपिसोड ऑफ नॉट एवरी वुमन। अच्छा, आज के एपिसोड में हमने बहुत सीरियस इश्यूज़ के हवाले से बात करनी है। जो मेरी गेस्ट हैं, पहले भी आप उनको देख चुके हैं नॉट एवरी वुमन में। शी ब्रॉट इन हर पर्सपेक्टिव, नॉट जस्ट अबाउट वुमेन बट ऑल्सो अबाउट लाइफ, मनी एलिमेंट के हवाले से, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के हवाले से। आज हमने कहा कि ज़रा और जो कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट है, दैट इज़ द यूथ, जो एक ऐसा स्ट्रैटा है जिसके हवाले से दुनिया भर में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हो रही है रिसर्च करने के लिए कि भाई ये हैं कौन, इनको चाहिए क्या है, व्हाट आर देयर नीड्स, व्हाट आर देयर डिमांड्स, इनके इंटरेस्ट क्या हैं, इनका एप्टीट्यूड, इनका बिहेवियर, क्यों लोगों को इनकी समझ नहीं आ रही, क्यों ये जॉब्स पे जाते हैं तो वहाँ काम नहीं करना चाहते या टफ टाइम दे रहे होते हैं, या मे बी इनको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए है, ना पेरेंट्स को समझ आ रही है, जनरेशनल गैप वाली चीज़ आ जाती है। सो दिस अ लॉट दैट नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड अबाउट दिस स्ट्रैटा। और अगर बात करें तो राइट नाउ 1.8 बिलियन पॉपुलेशन is youngsters, that is between the age of 18 to 30. So for the first time in the human history, इतना बड़ा strata जो है वो इस age gap का है. So how can we ignore them? हम हमेशा ये कहते हैं, मतलब मेरा personal mantra भी because of खुद मुख्तार सावी वो ये है कि this youngsters, ये जो youth वाला element है, it's not a project that needs to be managed. We just need them to be पार्टनर्स विद अस। उनको अगर इंक्लूड कर लें, उनकी ज़रा सुन लें, उनके हिसाब से काम करने की कोशिश करें तो शायद वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या ऐसा है? क्या पोटेंशियल है? क्या उनके मसले मसाइल हैं? आज हम जानेंगे। वी हैव विद अस मिस सबूही हुसैन। शी इज़ द फॉर्मर चैम्बर, इस रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रेसिडेंट। इसके अलावा आप इनको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए भी देखते हैं, मेंटोरशिप करते हुए भी देखते हैं। शी टॉक्स अबाउट क्रूशल इशूज़ एंड रिसेंटली आई सॉ हर टॉकिंग अबाउट harassment and that is something that we are going to talk to her today as well. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ज़्यादा प्रेशर तो नहीं डाल दिया मैंने सारे टॉपिक्स कर करके? नहीं, मुझे मज़ा इस बात का आया जब मैं आपकी बात सुन रही थी। आपने कहा कि इनका मसला क्या है, क्योंकि मेरे अपने घर में माशाल्लाह से 4 हैं, तो मैं यही सोचती रहती हूँ इनका मसला क्या है। मसला क्या अच्छा, मैं बताऊँ, रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी थी, हमारे पड़ोसी मुल्क की थी। उसमें एक बड़ी इसी यूथ के ऊपर बात हो रही थी कि क्यों ये एडजस्ट नहीं कर पा रहे हमारे माहौल के साथ, या ये ऑफिस में क्यों ये टफ टाइम दे रहे हैं। हम ये बात नहीं अभी तक समझ सके हैं कि जैसे हम जो हमारी जनरेशन है, 80s की जनरेशन है, 90s की जनरेशन है, वो एक रटलाइजेशन से पली बड़ी है कि जिसको एक पैटर्न पे सेट कर दिया गया, डॉक्टर, इंजीनियर, दैट्स इट, उसमें लग जाते थे। उसी में लगे। बहुत साल लगे हमें डिफरेंट अपने प्रोफेशन चूज़ करने में। वो हमारी अपनी स्ट्रगल थी। फिर उसके बाद जो हमारी यूथ आई, जो नई जनरेशन आई, वो उस दौर में आई जो इंटरनेट का दौर था। उसने वो उनको सारे एक्सपीरियंसेस, वो नॉलेज घर में बैठे-बैठे दे दिया जो हमने अपने, वो कहते हैं ना, जूतियाँ रिगड़ के लिया। सो उससे हुआ ये कि जो आज के बच्चे हैं वो कहते हैं कि यार हमने खाना है 2 रोटी और हमने खाना है 1 बर्गर, दैट्स इट। उसके लिए हम पागल हैं कि हम इतने 9 to 9 की वर्किंग करें? हम उतना काम करें जिसमें हमारी डिमांड पूरी होती है। सो यूथ को ये चीज़ समझ आ गई है कि अगर मैं 9 to 9 से ज़्यादा या 9 to 9 काम करके अपनी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा हूँ, अपनी फैमिली लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा हूँ, अपने घर को इफ़ेक्ट कर रहा हूँ, अपनी स्टडीज़ को इफ़ेक्ट कर रही हूँ, तो ऐसे काम का कोई फ़ायदा नहीं। हाँ। जबकि हमने ये चीज़, मेरा ख़्याल है कि जब हमने अपने बच्चों को ब्याह दिया है, तब जाकर डिकोड की है ये चीज़। सो यूथ ने बहुत पहले डिकोड कर ली ये चीज़, तो उनको पता चल गया कि टाइम की मैनेजमेंट कैसे करनी है। वो होता है ना कि प्रोडक्टिविटी भी ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह 9 से शाम 6 बजे तक एक ही जगह पे बैठे रहें। अगर आप में वो एनर्जी है, आप 2-3 घंटे में पूरे दिन से ज़्यादा का काम करके जाने की ख्वाहिश का इज़हार करें, तो फिर हमें क्यों नहीं जाने दिया जाता? एग्जैक्टली वो वजह ये है कि आप देखें कि आपने तो वो काम डिमांड पूरी कर दी ना। अब मेरे अंदर इतनी, मैं हाइपर हूँ या मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैं कुछ और करने के काबिल भी हूँ, तो मुझे उसमें यूटिलाइज होना है। वो अब यूथ का जिस तरीके से इंटरेस्ट शिफ्ट होता है, वो टाइम नहीं रहा जो हमारा टाइम था। मैंने पहले कहा कि हम एक सिस्टम के साथ चले थे, हम रटलाइजेशन के साथ चले थे। जो कैम्ब्रिज सिस्टम आया, फिर आगे स्टडीज़ की आपकी चेंज हुई, वो इसी तरीके से हुई। किस तरीके से? वो प्रैक्टिकली आपको पढ़ाने पे हुई, फिर असाइनमेंट बेसिस पे हुई। तो वो यूथ के अंदर एडॉप्शन आ चुकी हुई है उसकी। अब हमें भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यूथ उस तरीके से, अब मैं अगर कभी अपने बेटे के साथ बात करूँ कि बेटा हमारे, तो वो कहते हैं एक्सक्यूज़ मी, आप अपने ज़माने में पहाड़ पे चढ़ के जाती थी, समंदर पार करती थी, फिर स्कूल जाती थी। तो मुझे कई दफ़ा हँसी
ऐसी आ जाती है कि बच्चे, क्योंकि वो बच्चे अब सुनना भी नहीं हाँ, चाहते, और हम तो इसी को कि हमने इतना सेक्रीफाइस करके इतनी हार्डशिप्स के ज़रिए जो चीज़ अचीव की है, क्या उसकी वैल्यू एक्चुअली ज़्यादा है? वो बच्चे नहीं कर, वो कहते हैं हम उसके बगैर भी कर लेंगे। क्योंकि वो स्मार्ट निकले ना। उन्होंने या देखें, आप आजकल क्या है, दुनिया आपके हाथ में है। आपके मोबाइल के अंदर दुनिया है, आपके लैपटॉप में दुनिया है, आपकी एक घड़ी में दुनिया है पूरी। हुँ, आप अपनी दुनिया को पूरी सर्च कर सकते हैं। आज आपने दुनिया के किसी कोने में कहीं ट्रैवल करना है तो आप हुँ, उसका वेदर पता कर सकते हैं यहाँ पे बैठे-बैठे। हाँ, पहले तो ये नहीं नहीं मुमकिन था। होता था। पहले कबूतरों और खतों के तरीके से ये ज़रिए हाँ, चीज़ें पता की हाँ। जाती थी। तो वो यूथ का वो जो टाइम कैलकुलेशन है ना, वो बच गई है। अच्छा, तो लेकिन उससे फिर ये देखिए टाइम कैलकुलेशन उस तरह तो बचा ली, लेकिन उसके साथ ये जो एकदम ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, अगर हम डिप्रेशन की बात करें, एंग्जायटी की बात करें, वो भी जो इन लोगों में है बिकॉज़ उनको लगता है हमने बहुत जल्दी ये भी अचीव करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, अभी अपना मार्क बनाना है, उस चक्कर में अगर ना कहीं टिक रहे हैं, ना कहीं टाइम दे रहे हैं, ना सेल्फ एक्सप्लोरेशन को दे रहे हैं, जंपिंग एंड हॉपिंग ऑन टू वन थिंग और अनदर, तो उसके क्या इम्पैक्ट्स अच्छा, दिखती हैं? उसकी रीज़न मैं समझती हूँ फिर पेरेंटिंग पे आ जाती है। फिर आई एम सो सॉरी मैं इस हुँ, मामले में हुँ, थोड़ी-सी हुँ, टफ़ हो जाती हूँ हुँ। कि हमने ना पेरेंटिंग में हमारे से एक कमी गलती हो गई। वो ये हुई कि हमने टाइम के साथ खुद को एडजस्ट नहीं किया। बच्चों ओके। ने एडजस्ट कर लिया, हुँ, हमने अपने आप को एजुकेट नहीं किया टाइम के साथ। हमने नहीं ये सोचा कि ये यूथ किस साइड पे जा रही है और ये आने वाली नस्ल किस तरफ लेके, अब जैसे देखो कोविड आया था या और कोविड के दौरान ही ये रिसर्च शुरू हो गई थी कि इसके बाद साइकोलॉजिकल केसेस कितने बढ़ेंगे, क्योंकि लोग आइसोलेट होंगे। आइसोलेशन में आप अपने आप को जानते हो, बिल्कुल ऐसे फिर ही। आप ये समझते हो कि यार आई एम गुड इनफ फॉर माई सेल्फ, वाई आई नीड अनदर पर्सन, वाई आई एम स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन हुँ, अदर। तो जब आप वो चीज़ें एक्सप्लोर करते हो तो फिर जब आप आइसोलेशन से बाहर आते हो तो आप अपने आप को टाइम लगता है वापस लोगों के अंदर हुँ। मिंगल होने में, वापस अपने आप को इन्वेस्ट करने में। ये तरीक़ाकार था एक नेशन को चलने का। हमने बीइंग अ पेरेंट्स हमने अपने आप को उस तरीके से मॉडिफ़ाई नहीं किया, हमने उस तरीके से, अब लाइक हमें पता था कि हम इंटरनेट के दौर के बच्चे पैदा कर रहे हैं। हुँ। हम इंटरने एक जदीद दौर के बच्चे हैं, इनका विज़न डिफरेंट होगा। हमने उन उन इंटरेस्ट को देखा नहीं। हमने अपनी सोच, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि हम एक लाइन से चलते आ रहे हैं और उस नाक की सीध पे अभी बस तक चलते वही आ है, रहे हैं ऐसे ही और है। वो बच्चों को जो है ना पैनिक क्रिएट कर रही है और इसी वजह से एक जनरेशन गैप आ रहा है। हुँ, हमारी जनरेशन का गैप, पेरेंट्स का जो गैप था वो 20 टू 25 15 से मिनिमम स्टार्ट होता ऐसे। था। गैप स्टार्ट हुँ, अब जो जनरेशन का गैप है वो बहुत बड़ा गैप हुँ। मज़ीद आ गया है। वो किस तरीके से आगे कि अब की बच्चियाँ 15-16 साल की उम्र में शादियाँ नहीं कर रही, नहीं 19 करें। साल की उम्र में हुँ, शादियाँ नहीं कर रही। उनको कैरियर उनको कैरियर बनाना है अपना, उनको अपनी फ्यूचर की परवाह ज़्यादा है, हुँ, हुँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी की परवाह ज़्यादा है। हुँ, तो वो चाहती हैं कि अपने आप को डेवलप कर लें। फिर जब इवन शादियाँ भी हो जाती हैं तो लोग कपल्स की अब ये डिमांड हो गई है कि हम अपने आप को पहले स्ट्रॉन्ग कर लें, अपनी बॉन्डिंग कर लें, फिर बच्चे फिर पैदा बेबी करें। बिल्कुल ऐसे तो ही। वो एक इस सारे टाइम हुँ, पीरियड से क्या होता है, एक जनरेशन का गैप डेवलप हो जाता है। जब हुँ। गैप डेवलप होता है तो ऑब्वियसली चीज़ें भी आपकी फ़र्क हो जाती हैं, उतना ही टाइम टेकिंग हो जाती हैं। फिर आपको उसको भी स्टडी करने की ज़रूरत है। हुँ। वहाँ पर हमने लैकनेस की है मुझे लगता है। अच्छा, थोड़ा-सा अगर रिजिडिटी की बात करें, क्योंकि जो पुरानी जनरेशन, जो पेरेंट्स, उनको वो फ्रीडम नहीं मिली थी। दे वर जस्ट सपोज्ड टू डू व्हाटएवर वाज़ टोल्ड टू देम, जैसे आपने भी कहा कि वो एक चीज़ में आ रहे थे तो अब क्या है? क्या वो अपनी फ्रस्ट्रेशन क्योंकि खुद वो नहीं कर सके, उनको नहीं मिली, तो अब वो इसके ऊपर इस जनरेशन, नई जनरेशन के ऊपर निकाल रहे हैं? अम, इसमें ना 2 चीज़ें हैं। देखिए उस ज़माने में भी बहुत सारे लिबरल पेरेंट्स थे। हुँ, अगर हम देखें हमारे मोहम्मद अली जिन्ना, फ़ातिमा जिन्ना, इनके पेरेंट्स देखें, फिर हमारे जितने नामवर नाम हैं, हमारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, इनके पेरेंट्स देखें, बहुत सारी ऐसे आपको नाम मिलेंगे जो लिबरल थे, जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने की इजाज़त भी दी, अम, आज़ाद वो अपनी राय रखने की भी इजाज़त दी, शादियों की भी पसंद की शादियों की इजाज़त दी, इवन सब्जेक्ट सिलेक्शन, करियर सिलेक्शन की भी इजाज़त दी। तो ये परसेंटेज तो रही है, नो डाउट। उस वक़्त पा 5% थी, अब के ज़माने में हम 30-40 पे आ गए हैं कहीं न कहीं। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली होता ये है कि हम अपने रिस्क से र एक जो मैं हमेशा कहती हूँ कि लीडर बनाए नहीं जाते, लीडर पैदा होता है। तो जो लीड करता है ना, उसके अंदर रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। अब चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कपल जब आपका एक चाइल्ड प्रोड्यूस करता है और उसकी आप जब अपब्रिंगिंग कर रहे होते हैं, उसमें 2 लोगों का हाथ होता है, ठीक है? ओके। सोसाइटी ज़रा थोड़ा-सा बाद में आती है, पहले वो 2 लोगों का हाथ होता है। अब वो 2 लोग
किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, हुँ। कितने लिबरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कितने कंजर्वेटिव और आप कह लें कि एक तंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वो चीज़ बताती है। मैं अगर अपने घर की मिसाल दूँ, तो मैं अभी तक हँसती हूँ कि मेरे अल्लाह जन्नत नसीब करे ससुर को, कि जब मेरे हस्बैंड की शादी हो गई थी, वो तब भी ऑफ़िस छोड़ने जाते थे। और मैं 16 इयर्स की, तब से कॉलेज इंडिपेंडेंटली जाना, स्कूल इंडिपेंडेंटली जाना, इवन अपनी शादी की शॉपिंग खुद की, सब कुछ खुद किया। सो 2 बैकग्राउंड थे ना, हाँ, कितने डिफरेंट वो उसमें कितने डिफरेंट थे। तो है। मेरे हस्बैंड का बस नहीं चलता था कि दीवारों पे भी वो फ़ोम लगा दें, कि बच्चे का सर ना लग जाए। वो इतने विजिलेंट थे, ठीक है? इतने प्रोटेक्टिव थे। मेरा ये था कि अच्छा, गिरेगा नहीं तो सँभलेगा कैसे? पता कैसे चलेगा इसको कि ये क्या गलत है, क्या सही है? तो मैं समझती हूँ कि कहीं न कहीं पेरेंट्स का अपना रिस्क भी जो होता है ना, जो अपना फ़ियर होता है, वो बच्चों में कहीं न कहीं कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अब क्योंकि वही बात है कि जहाँ इंटरनेट के दौर से बच्चों ने बहुत सारा सीखा है, पेरेंट्स भी कहीं न कहीं अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं, वो देख रहे हैं। और ये जो मेंटरशिप जो और ये जो मीडिया है, इसने अपना एक पॉजिटिव रोल भी क्रिएट की है, क्योंकि जब ये स्टोरीज हाईलाइट होती हैं तो हर एक जब आप एक बच्चा अवार्ड ले रहा होता है तो आपका दिल भी करता है आपका बच्चा भी उधर खड़ा हो। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर आप देखते हैं कि आपके बच्चे के अंदर पोटेंशियल क्या है, फिर आप उसको मोटिवेट करना शुरू करते हैं। तो देखिए वो कितने एवेन्यूज़ तो दिखाना शुरू कर देते हैं हाँ, यार। सो वो ये चीजें हैं कि कहीं ना कहीं ना हम इस बस दौड़ में ही चल रहे हैं, हुँ। कहीं डरते हैं, कहीं रिस्क लेते हैं। तो इसी तरीके से हम बच्चों को लेकर चल लेके रहे चले हैं। होते हैं। तो जनरेशनल ट्रॉमा की हम जो बात करते हैं, जो अपने ज़माने में थोड़ा-थोड़ा होते-होते या नॉट जस्ट ट्रॉमा जो अपने एक्सपीरियंसेस अपने हिसाब से वो ही फिर बच्चों के ऊपर समहाउ रिफ्लेक्ट करने की कार्य रिफ्लेक्ट करते करते हैं। हैं, या नो डाउट करते हैं। इसकी तो बाकायदा स्टडीज़ है कि अब देखिए एक औरत जिसकी 60 की दिहाई में शादी हुई है और वो पल्लू यहाँ तक लेकर आई है, और उसने कभी अपने सास-ससुर को नहीं देखा, ना अपने देवर को देखा, ना कुछ किया। फिर उसके बाद जब उसकी नेक्स्ट जनरेशन आई है, उसने थोड़ा-सा पल्लू उसका ऊपर हो गया है, लेकिन उसके भी वो वही नॉर्म्स हैं, माँ ने वही फ़ियर, वही ससुराल का डर, वही प्रॉब्लम्स उसको डाल के भेजी हैं। फिर उससे नई जनरेशन जो आती है वो भी वही फ़ियर्स लेकर आती है। हुँ। तो ये जो फ़ियर होता है बेसिकली हम करते क्या हैं कि अपने बैगेजेस दूसरों को देते हैं ना। अगर हमारे साथ मैंने जब बिज़नेस स्टार्ट किया था तो मुझे किसी बड़े काबिल इंसान ने एक बात बोली थी कि कभी भी किसी सैलरी पर्सन से ना पूछना नहीं कि बिज़नेस कैसे स्टार्ट करना है। हुँ। क्योंकि वजह ये है कि उसको उस फ़ियर का पता ही नहीं है। उसको उस रिस्क टेकिंग का वो उसकी कैलकुलेटिव हाँ, मंथली इतनी ज़िंदगी है। आनी है और या उसने अपने आप को उसी के दायरे में फिट करके रखा हुआ है। हुँ। इसी तरीके से कि जिस खातून ने एक अपनी वो कहते हैं ना ज़ंजीर को तोड़ा नहीं, जिसने बाहर निकल के देखा नहीं दुनिया, वो उसी फ़ियर में रहेगी। हम क्यों कहते हैं, अम्मी आपको नहीं पता, अब्बू आपको नहीं पता ज़माने में क्या चल रहा है। क्योंकि वजह ये है कि हमने वो एक्सपोज़र ही नहीं हुआ उन पेरेंट्स हुँ। को, उन्होंने वो चीज़ें एक्सपीरियंस ही नहीं की हैं। उन्होंने जो सुनी-सुनाई कहावतें हैं या उनके जो सुने-सुनाए फ़ियर्स हैं, वही आगे पास ऑन करते आए हैं। और अच्छा अब मुझे लगता है कि वो ज़्यादा डर इसलिए भी रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है मतलब स्मार्टफ़ोन स्मार्ट से स्मार्ट तरीन होता जा रहा है। बिल्कुल। एआई वाली चीज़ें, ये इतनी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस दे डोंट नो। उनके ज़माने में सिंपल इस तरीके से कम्युनिकेट कर लिया, चलो आहिस्ता-आहिस्ता फिर फ़ोन किया बा उसी में देखिए हमें 2-3 साल में कितना एकदम से झटका लगे बट देन अगेन चलो हम अडैप्ट कर जाते हैं, एडॉप्ट कर लेते हैं, सीख लेते हैं। दे आर अफ्रेड। दे बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर जब वो खुद डरते हैं ना, तो देखिए सबसे पहले आपको अपनी औलाद अज़ीज़ होती है। हुँ। आप वो डर अपना ट्रांसफ़र करते हैं अनजाने में अपनी औलाद के अंदर। बल्कि अगर मैं मज़े की बात बताऊँ तो मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे डिस्कस कर रही थी अपने बेटे के बारे में। तो वो एक ऑनलाइन जॉब करना चाह रहा था। अब ऑनलाइन जॉब का और कॉल सेंटर्स का आपको पता है आजकल जो क्रैकडाउन चल रहा है और जो जो सारा सिनेरियो या चल रहा है, वो एक डिफरेंट सिनेरियो था। और उसने मुझे आकर बताया, कहता है मामा मैं इस तरह जॉब करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है कर लो। अच्छा, उस वक़्त मैंने इतना कोई सीरियस भी नहीं लिया ऑनेस्टली। लेकिन जब उसकी सैलरी आई तो मुझे लगा कि ओ ये तो इतनी ज़्यादा अमाउंट कैसे आ गई इसके पास। वो मुझे एक ट्रिगर किया हुँ। पॉइंट। हम अपने फ़ियर अपने बच्चों में कन्वर्ट करते हैं। और रिसेंटली ये अरमगान वाला केस जो येस, ऑफ हुआ कोर्स। था, एक हाँ, सैड हाँ, हाँ, इंसिडेंट हुआ था। हाँ। उस चीज़ को लेकर वो मेरे ज़हन के अंदर ट्रिगर कर रहा था। यू विल नॉट बिलीव कि उस बच्चे की मैंने जॉब 5 दिन छुड़वाई है। जस्ट टू चेक दैट कंपनी हुँ।
एफबीआर से, डिफरेंट डिपार्टमेंट से, कि जस्ट टू चेक दैट कंपनी ऑथराइज ये है, क्या ऑथराइज्ड काम है, क्या है, क्या सीन काम क्या है, है, वो क्या। हाँ। और फिर जब मुझे रिलीफ मिला तो मैंने अपने बेटे को भी रिलीफ दिया। उसने मुझे कहा, मम्मा आपने जो मैं काम बड़े कॉन्फिडेंस से कर रहा था, वो 5 दिन मेरे पे क्या ट्रॉमा गुजरा है। हमें पता नहीं होता, हम अपने ट्रॉमास बहुत आसानी से आसानी शिफ्ट से कर कर रहे लेते हैं। होते हैं। तो हम अपने ट्रॉमास दूसरों में शिफ्ट कर रहे होते हैं और ये पता नहीं चलता हमें। आपकी विजिलेंस को यहाँ पे मैं थोड़ी-सी दाद दूँगी बिकॉज़ नॉर्मली पेरेंट्स उन लोगों को तो इस चीज़ का आइडिया भी अब क्योंकि थोड़ा-सा एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट के ऊपर काम करना शुरू किया, हम इस तरह की चीज़ें करें, आई एम स्टडिंग अ बिट अबाउट दैट, प्रैक्टिकल उस पे करें, तो यही आते कि क्या हम मतलब सर पकड़ के यही बैठते हैं, क्या घर में माँ को, बहनों को, बाप को ये फ़ील नहीं होना शुरू हुआ कि जिस बच्चे के पास ना जॉब थी, एकदम से इसके पास पैसे कहाँ से आना शुरू हुए कहाँ हैं, से ये आना काम शुरू क्या हो। करना शुरू करे, ये जो गायब हो जाते हैं दिन-दिन रात-रात भर, ये कौन-सा ऑफ़िस है, कहाँ जा रहे हैं? सो नो, दे आर नॉट विजिलेंट लाइक दैट, वो उनके नहीं पता है काम। मरियम, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे एक बात की थी, क्योंकि हम लोग जो है ना, देखिए कुछ आपको दौर बेहतर बनाता है, कुछ आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हों वो आपको बेहतर बनाता है, कुछ ये होता है कि अगर एक्सपोजर ट्रैवलिंग का हो आपका तो आई वो थिंक आपको क्योंकि बेहतर। आपका बचपन एंड एवरीथिंग वो उस वजह से वो यू हैव चीज़ें दैट एडेड बहुत थी, एडवांटेज। लेकिन प्लस पॉइंट ये था कि मेरा एक्सपोज़र, क्योंकि हम बाहर रहे सारी ज़िंदगी, तो वहाँ पे ये था कि आप बच्चे को अपनी नज़र से दूर नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि आपका नेबर कौन है, आपको पता होना चाहिए आपका बच्चा किसके साथ खेल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम हुँ। होनी चाहिए। लेकिन मैं इस चीज़ को ब्लेसिंग कहूँगी कि आप डेली वो कहते हैं ना, कतरा-कतरा वो समंदर दरिया बनता है, तो डेली किसी चीज़ के साथ आप वो बोलते रहे, रिपिटेशन पे बोलते रहते हैं ना, तो आपके बच्चे भी वो चीज़ें एब्ज़ॉर्ब कर कर लेते लेंगे हैं। या आइदर वो आपका डर हो या कॉन्फिडेंस हो, वो हुँ, दोनों चीज़ें आपकी अडॉप्ट कर लेते हैं। अब मेरे साथ क्या ब्लेसिंग ये हुई कि जब मैं बच्चों को पाकिस्तान लेकर आई, मैंने शायद आपको पहले भी एक दफ़ा ज़िक्र किया था जब हम यस। डिस्कशन कर रहे थे, कि मेरे बेटे ने मुझे एक बात की, उसने कहा, "मम्मा कैसे हो सकता है कि एक बच्चा सिगरेट पी रहा है और माँ को ना पता और बाप को ना पता? हुँ, क्या वो उनके कपड़े नहीं धोते होंगे, या वो देखते नहीं होंगे, या वो उनको स्मेल नहीं करते होंगे?" देयर आर मल्टीपल वेज़ कि बच्चे, आई नो बच्चे बहुत सारी, पता सबको होता है, आँखें बंद होती हैं। हम उस चीज़ को, हम वो लिहाज़ ख़त्म नहीं करवाना चाहते, या हम वो बच्चे से डरने में लग जाते हैं कि बच्चा हमारे हाथ से ना निकल जाए। अच्छा थोड़ा कर रहा है, वो थोड़ा-थोड़ा करते कहाँ वो अपनी लाइन चेंज कर लेता है, वो हमें समझ ही नहीं सम आती फिर। हमें समझ नहीं आती। वो कुदरत है ना, नेचर है, कि जब नेचर को आप एक जगह देंगे, तो उसने तो ऑब्वियसली वो अपना रास्ता खुद ही बनाएगी। उसने तो और कब आपके हाथ से चीज़ निकल जाए, यू नेवर नो। सो प्रॉब्लम वहीं पे आ जाती है कि जब हम अपनी सुपरविजन से चीज़ों को इधर से उधर करते हैं। हुँ। ये बहुत ज़रूरी अच्छा है। इसी से सब हुए अगर मैं आपसे पूछूँ, पेरेंट्स जितना मर्ज़ी ख़्याल करने की कोशिश कर लें, जितना मर्ज़ी विजिलेंट, जितना मर्ज़ी केयरफुल होने की कोशिश कर लें, जो एक टॉपिक बहुत कॉमन रहा है, अभी भी बात करते हैं, एवरीबॉडी हैज़ बीन अ विक्टिम ऑफ हैरेसमेंट वन वे और द अदर, ठीक है? बच्चों के साथ शायद उस एज में उनको समझ भी नहीं आ रही होती कि ये जो हो रहा है, ये गलत है। और जब उनको रियलाइजेशन ही नहीं है कि दिस इज़ रॉन्ग, दिस शुड नॉट बी हैपनिंग, तो वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता रहे होते समटाइम्स। एक वो डर भी होता है, पता नहीं क्या बताएँगे, कैसे बताएँगे, क्या रिएक्शन आएगा, पता नहीं मैं शायद अज़्यूम कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ। देन वी हैव सीन केसेस ऑफ हरासमेंट जो आपकी अपनी फैमिली से आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली एक वो जो लोगों के डर में मौलवी साहब वाला डर बैठ गया है क्योंकि देखा है, मतलब ये वो बातें नहीं है जो सिर्फ मीडिया पे सुन ली, वी हैव ऑल विटनेस दैट, किसी ना किसी उसमें आपने खुद वो किया हुआ है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? क्योंकि अभी रिसेंटली आपका हुआ भी एंड आई वाज रियली हैप्पी कि चलो जो बंदा इस टॉपिक पे बात करे वो उस तरह का है जो शायद कुछ समझा भी सके, कुछ समझ भी सके। अच्छा, मैं समझती हूँ ये हरासमेंट की जो कहानी है ना, कहानी तो नहीं कहूँगी, ये एक ऐसा टची टॉपिक है कि जिसको बात करते हुए ना मैं अंदर से शिवर करती हूँ। क्योंकि औलाद सबसे आपकी फ़ेवरेट, या सबसे आपकी कह लें कि कीमती चीज़ होती है, जिसको आप ख़राश भी नहीं आने देना चाहते, किसी की गंदी नज़र नहीं पड़ने देना चाहते। बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि कुछ मामलात आपके अनजाने में होते हैं। पहले मैं ये कहूँगी कि हरासमेंट का ताल्लुक जो है ना, ना किसी रंग, नस्ल, किसी चीज़ से नहीं है। ये एक केमिकल माइंडसेट है, लोचा है, हाँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग। जिसका बिगड़ गया ना, उसने दूसरे की ज़िंदगी को अजीरन बनाना है। इसका ताल्लुक किसी चीज़ से नहीं है और इसकी कोई जस्टिफ़िकेशन नहीं है। मैं समझती हूँ मर्डर की जस्टिफ़िकेशन हो सकती है, इसकी जस्टिफ़िकेशन नहीं है।
कोई जस्टिफिकेशन नहीं। हमें ये चीज़ समझ आती है कि इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है, तो हमें बचपन से ही अपने बच्चों के अंदर ये चीज़ें डेवलप करने की ज़रूरत है कि आप किसी को अज़ियत दे भी सकते हैं और आपको कोई अज़ियत दे भी दे भी सकता है। सकते। आप भी किसी को अज़ियत दे सकते हैं। ये बताना, वो कहते हैं ना, मी, आई एंड माय वर्ल्ड, ये बताना बहुत ज़रूरी है बच्चे को कि ये दुनिया इस तरह नहीं है मी, आई एम माय वर्ल्ड पे। दुनिया एक दूसरे के साथ बनती है, हाथ जोड़ने से बनती है। मुल्क मुल्क मिलते हैं तो एक पूरा आपका सर्कल बनता है, ठीक है? एक पूरी दुनिया की शेप बनती है आपकी। आप जब बच्चे की अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, आप मैं मानती हूँ बहुत सारे ऐसे केसेज़ हैं, बल्कि मैं आपको रिसेंटली एक केस बताऊँ, मुझे पता चला तो मेरी आँखें भर आई थी कि एक नर्सरी क्लास की बच्ची, वो ट्यूशन पढ़ने जाती थी और जहाँ वो जा रही थी, वो टीचर उसको टेबल पे पढ़ा रहा है, कुछ भी नहीं है वहाँ पर, सब चीज़ें नॉर्मल हैं, बज़ाहिर सब चीज़ें नॉर्मल हैं। लेकिन वो उनकी जो टेबल ग्लास टेबल है, उसके ऊपर कपड़ा है ओके। और सिर्फ़ वो अपने पाँव से ही बच्ची को टच कर रहे हैं। बच्ची को नहीं पता, बच्ची को नहीं पता। अब वो बच्ची रात को जब सोती है और वो बच्ची पाँव मारना शुरू कर देती है। माँ अगर उसको चादर दे रही है, बाप का हाथ जा रहा है या माँ का हाथ जा, वो ट्रॉमाटाइज़्ड है। हुँ। वो जब मैं अभी बात करते हुए शिवर हो रही हूँ उस बात को, कि वो बच्ची सिर्फ़ और सिर्फ़ चादर लेने से इतना शिवर कर रही है, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स को वहाँ पे विजिलेंट हो जाना चाहिए। क्या वजह है? क्यों हो रहा है? हुँ। ये वो बातें हैं, ये मैं समझती हूँ कि अगर आप बच्चे दुनिया में लेकर आए हैं ना, तो अपनी नज़र के सामने रखें। अपनी नज़रों से दुनिया की कोई ऐसी चीज़ आपके लिए कीमती नहीं है, एक माँ के लिए, एक बाप के लिए, आपकी औलाद से। कोई ऐसा काम ज़रूरी नहीं है आपकी औलाद की सेफ्टी से। अच्छा, बाकी सारे कामों का अलग टाइम आप कर सकते हैं, मतलब वो कोई टाइम बाउंड नहीं ऐसा है। नहीं है कि मैनेज, ये बहुत मैं समझती हूँ कि मुझे लगता है इस चीज़ के ऊपर लोग नाराज़ हो जाएँगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि टाइम मैनेज नहीं होता। हाँ। मैंने बुटीक भी रन की है, मैंने ट्रांसपोर्टेशन का काम भी किया है, मैं बीइंग अ प्रेज़िडेंट भी रह चुकी हूँ, मैंने ट्रैवल भी किया है। हुँ। और मेरे ज़िंदगी में एक मेरी माँ सहारा थी, जो जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकती थी अपने बच्चों के ऊपर। दूसरा मेरा हस्बैंड और मैं। अगर मैं हूँ तो मेरे हस्बैंड बाहर जा सकते हैं। अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो ही शुड बी देयर। तो ज़िंदगी में आप अच्छा, अब इसमें बात आ जाती है कि लोग कहते हैं कि बच्चे अपने घर से भी हरास हो रहे हैं। वो जो मुझे सबसे ज़्यादा जो झटका लगा है, वो ये लगा है पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर कि नो डाउट हमारे यहाँ हरासमेंट का अब जो हमारी जो सीएम हैं, साहिबा हैं, वो बड़ा अच्छा पंजाब में काम कर रही हैं। लेकिन मेरा ये बड़ी ख्वाहिश होगी कि अगर हम सब मिल के आवाज़ उठाएँ कि स्कूल्स में ये चीज़ अ, र लोकलाइज़ कर दी जाए कि अगर एक बच्चा घर से हरास हो रहा है, वो कहाँ जाकर कंप्लेन करेगा? हुँ। वो स्कूल में किसी टीचर को कंप्लेन करेगा, स्कूल में बताएगा। स्कूल वाले किसको बुलाएँगे? फिर उसी के घर वालों को बुलाएँगे। फिर वो बच्चा डबल हरास होएगा। और नॉर्मली पेरेंट्स ऐसी बात को आगे जाने भी नहीं देते, वो दबा जाने देते नहीं हैं। देते हैं, वो मज़ीद हुँ। बच्चे को मारते भी हैं। हाँ। तो आप मुझे एक बात बताएँ, कोई आपका चेक एंड बैलेंस है कहीं? कहीं आपने ऐसा सिस्टम ले रखा है कि स्टेट बीच में इंटरवीन इंडल्ज करे करके और वो वो, हाँ। और कहे कि हम ये बच्चा हम ले लेंगे आपसे? कहीं स्टेट आकर जंप इन करती है? स्टेट कहती है कि माँ-बाप वारिस हैं, वो देख रहे हैं, वो कर रहे हैं। हुँ। जबकि जब आप पैदा होते हैं, हुकूमत पाकिस्तान का हर बच्चे के ऊपर हक है और हर बच्चा राइट रखता है अपना कि उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करे। हुँ। तो ये चीज़ मैं समझती हूँ कि स्कूल्स में भी होनी चाहिए कि आपको प्रोटेक्शन वहाँ से भी मिले, कि आप अगर बात करते हैं, अवेयरनेस सेशन कर लें, कुछ भी कर लें, बच्चे ने जाना कहाँ है इवेंचुअली? ये आपने रास्ता अभी तक तैयार नहीं किया हुआ कि उसने बात कैसे करनी है, उसने जाना किधर है, अपने आप को एक्सप्लेन कैसे करना है। अच्छा, इस पे भी आते हैं ना कि अगर थोड़ी-सी इस पे बात करने की कोशिश भी करें, बिकॉज़ अभी रिसेंटली आई वाज़ टॉकिंग टू माय फ्रेंड, तो कहती है कि उसकी बहन बाहर होती है बच्चे साथ, तो कहती है वो कुछ टाइम पाकिस्तान आए हो तो यहाँ पे तो बिल्कुल अलग, मतलब जो कहती है मेरी बहन जब उसको डाँट रही ना तो कहते आई विल कॉल दिस नंबर एंड आई विल टेल द अथॉरिटीज़ दैट यू आर स्कोल्डिंग एंड शाउटिंग। मैंने कहा यहाँ पे ये वाला सीन नहीं वो तो चलता। बड़ा, वो हमारे बाहर के जितने लोग हैं उन्होंने ये जोक बनाया हुआ है कि तशद्दुद करने के लिए पाकिस्तान लेकर आए। तो बल्कि ये जो भी परवरिश का भी जो ड्रामा था, वो हुँ। इसी बेस के ऊपर था ना, कि बाहर से जो बच्चे आते हैं,
वो भी ट्रॉमेटाइज़्ड होते हैं। लेकिन मसला ये है कि हम लोगों ने वो जो ग्राउंड रियलिटी है या जिस रीज़न से वो बच्चे अपसेट हैं, उस चीज़ को तो हमने कभी कैटर किया ही नहीं ना, उसके ऊपर हम वो कहते हैं ना डस्ट बिल्कुल अंडर द ऐसे। कारपेट कर दो, हाँ, हाँ, हाँ। वो वाला सिचुएशन हमने रखी है। हमने तो हाँ, उसको कभी नॉर्मल डिस्कशन की तरफ लाए ही लाए नहीं नहीं है। है। आप कभी यकीन जाने, आपका बच्चा जैसे ही 10 साल से ऊपर हो जाए, आप उसके साथ बैठे बातों-बातों में देखें, वो आपको स्कूल की इतनी बातें बता देगा, वो आपको ये तक बता देगा कि फलाने बच्चे के बैग में क्या-क्या है। हुँ, वो इतना बच्चा नोट करता है। हुँ। ये मैं 10 साल बड़ी बात कर रही हूँ, 5 साल का अब बच्चा तो आपको बहुत जल्दी वो एक्सप्लेन करते कर हैं, बिल्कुल देगा, ऐसे ही है। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं कि हमने डिस्कशन तो करना सीखा ही नहीं ना, हम तो बच्चों के साथ बैठ के उस तरीके से नॉर्मल बातें भी नहीं करते, बच्चों के साथ टाइम भी नहीं गुज़ारते। मैं खुद कई दफ़ा अपने आप को शर्मिंदा होती हूँ कि हम मोबाइल्स पे होते हैं, डिफरेंट जगहों पे बिज़ी होते हैं, हाँ, हूँ करके बात सुन लेते हैं। खैर मैं अब इसलिए भी रिलैक्स हो गई हूँ क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो बड़े हो गए, तो ज़रा मुझे गए। वो उस टाइम से निकल आई हूँ। जब तक हाँ, छोटे थे तब तक तो गौर से सुनती थी क्या हाँ, कह रहा है, क्यों हाँ, कह रहा है। हाँ, अगर इसकी आवाज़ किसी चीज़ को लेकर घबरा गई है तो हाँ। क्यों हुई अच्छा, है? मैं वही कहती हूँ कि बच्चों को तो क्योंकि आपके अपने आप उनकी रग-रग से वाकिफ़ हैं, उनके तो हल्के से बिहेवियर में इतना सा डिफ़रेंस हो तो पेरेंट्स को खटकता है, लेकिन शायद शायद नहीं खटक रहा। अब देखिए, अगर बच्चा आके कह रहा है कि बहाने बना रहा है, मैंने स्कूल नहीं जाना, मेरे पेट में दर्द है, ये वो है, सो देयर इज़ समथिंग अनकम्फर्टेबल हैपनिंग इन द स्कूल। शायद टीचर से नहीं बन रही, कोई बच्चे उसको तंग करें, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो बात, वो कम्युनिकेशन डायलॉग में नहीं आया जाता। नहीं भई, बस बहाने करो, चलो करो और असल में सिस्टम हमने ऐसा बना दिया ना, देखिए कुछ चीज़ें तो हम खुद पे अपने ओन पे हुँ, कर लेते हैं। जैसे मैं समझती हूँ कि अगर मैं अपनी ज़ात की बात करूँ तो मेरे तो हम दोनों मियाँ-बीवी जो है ना बहुत ज़्यादा वो कैमरा थे बच्चों के ऊपर। बल्कि हमें फैमिली वाले मज़ाक करते थे कि तुम लोगों ने यार घर में भी कैमराज़ लगाए हुए हैं, अंदर भी कैमराज़ लगाए हुए हैं, क्या वजह है? क्यों लगाए हुए हैं? इतना मॉनिटर करते हो, बच्चे अपने आप को केज फ़ील करना शुरू कर देंगे। लेकिन हमने बच्चों को बताया था ये कैमराज़ तुम्हें केज फ़ील कराने के लिए नहीं है। ये हुँ, कैमरा तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए है कि अगर हम कहीं इधर से उधर हैं, अगर मैं नहीं हूँ, मैं अपनी मदर के ऊपर ट्रस्ट करके जा रही हूँ, तो मेड कुछ कर सकती है ना, ऐसे। ड्राइवर कुछ कर सकता है, सर्वेंट कुछ कर सकता है, कुक कुछ कर सकता है। तो मुझे उनको भी तो देखना है। मैं अपनी मदर के ऊपर एक 70 साल या 80 वो 60 साल की बुज़ुर्ग औरत के ऊपर तो नहीं सारी ज़िम्मेदारी देकर जा सकती, क्योंकि उनसे भी वही गलती होगी जो हमारे दौर में हमारे लिए हो हमारे लिए गई। हुए, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना? तो मैंने अपनी नज़र तो कहीं न कहीं तो रखनी है। हमने बच्चों को जब हम गाइड नहीं करेंगे, बताएँगे नहीं कि बेटा एक तो शुरू से ही मुझे लगता है कि बच्चों को बताने की ज़रूरत है। पेरेंट्स मुझे बड़ा पसंद है बाहर का तरीका है कि जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसको साथ ही वो ग्रूमिंग करना शुरू कर देते हैं। पहले तो मैटरनिटीज़ डेज़ के आपको बताते हैं कि आपने बच्चा कैसे कैरी करना है, क्या होना है। फिर उसके बाद आपको गाइड करते हैं कि आपने बच्चे को पालना कैसे है, बच्चे को लेके कैसे चलना है। फिर देन आप स्कूल की तरफ आ जाएँ। स्कूल्स में वो आपको लिटरेचर आपको भी देते हैं पढ़ने के लिए कि आप जिस तरह बच्चा पढ़ रहा होता है ना, आपको लगता है कि आप साथ-साथ एजुकेट हो रहे हैं। हुँ, हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हम स्कूल का कोर्स अलहदा है, पेरेंटिंग कोर्स अलहदा है। अरे नॉर्मल है, जाओ बाल्टी उठाकर ऊपर ले जाओ। ये आम घरों में हो रहा है। ये आम घरों में अभी भी हो रहा है। हाँ, हम बिल्कुल ऐसे। समझते हैं कि ये फ़िल्मों में होता है, नहीं ऐसा नहीं है, अभी भी हो रहा है। अच्छा नॉर्मल है, हमने भी बेटा इतने काम किए हैं, कुछ नहीं होता, मूड स्विंग हवा कुछ नहीं बनाने होता। की ज़रूरत नहीं है। हवा बनाने की अच्छा, सो मच सो ये कोई पोस्टपार्टम डिप्रेशन वाली चीज़ को भी नहीं, वो भी हमारे नहीं ज़माने में मानते। तो नहीं होता था। भाई यहाँ तक कि मैं अपने घर की मिसाल देती हूँ, मैं तो किसी कहीं नहीं जाती हूँ। मेरे भाई जब मेरी मदर की डेथ हुई उसके बाद मैं डिप्रेशन में चली गई, तो मुझे एक दफ़ा भाई ने हँस के कहा, "बेटा हमारे ज़माने में तो डिप्रेशन नहीं था, ये तो मैंने अभी वर्ड सुना है।" अब वर्ड इसलिए सुना है कि वो कॉमन डिज़ीज़ हो चुकी हुई है। पहले 1 इन वो कहते हैं ना 4 था, अब हर दूसरा बंदा डिप्रेशन का मरीज़ है। कोई नॉर्मल नहीं है और हर एक की जर्नी डिफरेंट है। आप जहाज़ से सफ़र करेंगे, आपका ज़िंदगी का एक्सपीरियंस डिफरेंट है। आप बस से सफ़र करेंगे, आपका ज़िंदगी का एक्सपीरियंस डिफरेंट है। बिल्कुल, आप साइकिल से सफ़र करेंगे, आपका एक्सपोज़र डिफरेंट है। क्यों? आप हर छोटी-बड़ी बात को देख के देख के चल गुज़रेंगे। रहे हैं या आपको पता है कि आप किस रास्ते से गए हैं, किस साइड पे खड्डा है, किस साइड पे रोड बम्प नहीं वो उधर नहीं है, रोड्स पे स्पीड ब्रेकर्स नहीं है, किस साइड पे आपको स्मूथ जगह मिलेगी। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो आपको देखने की ज़रूरत है कि हर एक की जर्नी कैसी है। हाँ, जब हम अगर ये ट्रेनिंग्स इसके ऊपर बात ज़्यादा शुरू कर दें, मेंटरशिप्स ज़्यादा हो जाएँ, मीडिया पे बात ज़्यादा हो जाए कि शादी से पहले, शादी के बाद, ड्यूरिंग मैटरनिटी डेज़, ड्यूरिंग आफ्टर हुँ, डिलीवरी डेज़ क्या-क्या हमें अम,
स्टेप्स लेने हैं ज़िंदगी में, एक दूसरे को कपल को साथ बना कर चलने के लिए, तब शायद कहीं जाकर हम काम में कहीं कोई बरकत डाल सकते हैं, कोई बेहतर कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि हमारा जो अभी गैप है ना, वो ऑलमोस्ट 20 इयर्स का पीछे पड़ा हुआ है गैप, जो हमें कवर करने की मैं ज़रूरत वही है। सोच रही हूँ, आप तो बहुत आगे की बातें कर रही, यहाँ पे तो आपको फीडिंग, नर्सिंग कितनी तक नहीं बेसिक चीज़ें सिखाते। हैं, उसकी भी नहीं बताते कि पता नहीं अंडरस्टूड सी चीज़ होगी, पता नहीं कोई कोर्स करेगा, वो सीख ही लेंगी बच्चे आप यहाँ से। देखिए ना देहातों में जो गाँव में जो घरों में बच्चे पैदा करती हैं, उनको कौन सिखाता है? कोई चीज़ नहीं सिखाई जाती। उनको कौन बताता है कि अगर एक औरत को बच्चा पैदा करने के बाद आफ्टर वो जो हमारा हम कहते हैं कि पोस्ट डिप्रेशन होता है, उसमें अगर रोना आ रहा है, बिला वजह में रोना आ रहा है, तो उसका क्या करना है? उसको कैसे सहारा देना है? फूड से उसकी डिमांड पूरी होती है, ऐसे, कंसोलिंग से हाँ। डिमांड पूरी होती है, कहीं बाहर हवा-पानी बदलने से डिमांड पूरी होती है, तो हम वो कर लें। तो वो चीज़ें हैं ही नहीं है, नहीं बस है। कोई जिन चढ़ गया है या बंदा अनग्रेटफुल हो क्योंकि रहा है, हम अपनी ब्लेसिंग्स नहीं देख एग्ज़ाम्पल रहा। सामने रखते हैं ना, प्रॉब्लम हुँ। यही है। मैंने पहले भी कहा कि हम जेन ज़ी को क्यों नहीं कबूल कर पा रहे हैं, हम अपनी एग्ज़ाम्पल सामने रख देते हैं। हर जगह पे, हर दौर में बच्चे की वर्किंग में हम अपनी एग्ज़ाम्पल सामने रखते हैं, बच्चे की खाने-पीने में हम देसी खुराकें खाते थे, आजकल के बच्चे तो कुछ खाते ही नहीं हैं। हमने ऐसे बच्चे पैदा किए थे, आजकल की बच्चियाँ छुई-मुई हैं। भई आपका दौर डिफरेंट था, आपकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट थी। अब ये दौर डिफरेंट है, इसकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट है। तो बस आपको अपने आप एक्सेप्ट को नहीं कर रहे ना। एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, वही बात है कि हमें ये चीज़ें समझने की समझने की ज़रूरत है। ज़रूरत है। अच्छा सपोज़ थोड़ा-सा मुझे उसी के बारे में जो आपका एक्सपीरियंस था व्हेन यू टॉक्ड अबाउट कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा होता है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो डू यू थिंक कि बच्चे यंगस्टर्स समझना शुरू हो गए हैं या उसके बारे में बात करें? क्योंकि मुझे जो जिस तरीके से याद पड़ते समझ ही नहीं आती थी और ना हम कम्युनिकेट कर रहे होते थे। सो हैव दे स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग? डू दे हैव दैट रियलाइज़ेशन? क्योंकि ऑब्वियसली अब मीडिया चीज़ें अब बच्चे देख रहे होते हैं, कंटेंट भी देख रहे होते हैं, मोबाइल्स की एक्सेस है, तो कुछ चीज़ें तो समझना शुरू हो गए हैं अपनी एज से पहले। वही बात है कि बच्चों को सारे नॉलेजेस हर किस्म का हाँ, नॉलेज दे आ आर चुका हुआ है। क्यूरियस। आई मीन लाइक हमें अभी बिटकॉइन का नहीं पता चला था, उनको हमसे पहले पता था। आज के लड़के से अगर आप गन्स के बारे में पूछते हैं, जिसके घर में कभी गन आई भी नहीं होंगी, उसको हर किस्म की गन्स का नॉलेज होगा क्यों थ्रू इंटरनेट, थ्रू एंड द सोशल मीडिया। गेमिंग और ये वो सारी चीज़ों हाँ, के सब चीज़ों का पता है। हुँ, तो ऑब्वियसली इन चीज़ों का भी ये हमें मान के चलना पड़ेगा कि इन चीज़ों का भी उनको पता पता है, है। नॉलेज होगा। मैं एक दिन अपनी बेटी के साथ बैठी हुई थी, तो मैं उसके साथ बात कर रही थी। मैंने कहा, "बेटा, कभी तुम लोगों ने अपने आप को अनसेफ फ़ील किया है? कहीं मुझसे कहीं गलती होगी, कोताही होगी हो, कभी सोसाइटी में अनसेफ आपको फ़ील हुआ हो?" क्योंकि मुझे ना बचपन से ना एक फ़ियर था, ह्यूज आदमियों से डर लगता था। ओके। हमें स्टोरी सुनाई जाती थी कि वो उठा कर ले जाएगा, वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पठान उठा हमें एक उस सोसाइटी को भी बड़ा आई एम सो सॉरी कि उसको इस तरीके से डिमोरलाइज़ हम करते हैं कि बच्चों को इस तरह की स्टोरीज़ सुनाकर, तो मुझे वो डर बहुत अंदर था। तो ओके। जब मेरे सामने मेरा जितना कॉन्फिडेंस आप इस वक़्त देख रही हैं, अगर मेरे सामने कोई एक ह्यूज आदमी ले आए जिसकी मूँछें बड़ी हों, बाल थोड़े से बड़े हों, मेरी आधी साँस वहीं पे ख़त्म हो जाएगी ओके। क्योंकि ये मेरा एक हाँ। चाइल्डहुड फ़ियर है। मैं हुँ। देखती हूँ तो मैं डरती हूँ। तो इसी लेकिन मेरा बाकी किसी चीज़ में फ़ियर नहीं है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, अकेले निकल सकती हूँ। तो ये मुझे अपना हमेशा अपनी बच्चियों को लेकर होता था कि मैं अपनी बेटियों से जो और बेटों से भी, मैं पूछती थी कि कभी आपको ऐसा फ़ील हुआ कि आप कहीं बैठना चाह रहे हो और आपको वो जगह सेफ़ ना लग रही हो? कभी ऐसा हुआ कि मामा ने आपको किसी ऐसी जगह पे छोड़ा हो कि जो आपके लिए मुनासिब ना हो और आपको लग रहा हो कि माँ क्यों छोड़ी है छोड़िए, हमें? हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, टच वुड, 4 ऑफ देम दे सेड मम्मा हमें कभी ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह फ़ील नहीं हुआ एंड आई फ़ील सो रिलीफ। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह और ये नहीं कि मेरे बच्चे बोलते नहीं हैं, आप मिल चुके हो। हाँ, दे टॉकेटिव, आर ओपिनियनेटेड वो दे आर वेरी आई मीन लाइक वोकल उनको है। कोई हाँ, रोक नहीं है। नहीं है, हाँ। अगर मैं कहीं गलत हूँ ना, अगर मैं इंटरव्यू में भी कुछ गलत कह रही होंगी, तो शायद अगर मेरा बेटा जिस दिन मेरे साथ इंटरव्यू पे आएगा, वो पीछे से बोल देगा, "मम्मा आप गलत बोल रही हैं फैक्ट्स।" तो मुझे उसको लाते हुए भी डर लगता है कि मैं कोई वैसी बात ना कर दूँ। उसके बाद मैंने ज़िंदगी में तय किया कि मैं इस साइड पे काम थोड़ा-सा करना शुरू करूँगी कि अगर मैं अल्लाह ताला ने मुझसे ये टास्क कंप्लीट करवा लिए, सबसे पहले तो मेरी अपनी औलाद आती है ना, मैंने ये टास्क कंप्लीट कर लिया, तो मैं आगे कोशिश करूँगी ये मैं नेक्स्ट जनरेशन में पास करूँ।
इसके ऊपर मैंने थोड़ी-सी वर्किंग की, पढ़ना शुरू किया, कुछ स्कूल्स के साथ बात की, कुछ बच्चों के साथ बात की। पहले मैंने स्टार्ट किया अपनी बेटियों के साथ कि उनके क्लोज़ सर्कल में जो फ्रेंड्स का सर्कल है, वहाँ पर क्या-क्या स्टोरीज़ हैं। यू कैन नॉट इमेजिन कि क्या-क्या स्टोरीज़ हैं। यू कैन नॉट इमेजिन। देन आई वेंट टू द प्रिंसिपल। मैं 2-3 डिफरेंट स्कूल्स में गई, उनसे बात की। ख़ैर जिस स्कूल में मेरे बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं, मैं उनकी बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने जो प्लेटफ़ॉर्म दिया। उन्होंने कहा, "मैडम आप इसको सोशल मीडिया पे भी लगाएँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बच्चों की कोई स्टोरीज़ आप सोशल मीडिया पे नहीं हुँ। लगाएँगी।" मैंने कहा, "आई विल टेक ऑब्वियसली प्राइवेसी का हम केयर करेंगे।" बाकी आप इमेजिन करेंगे कि स्कूल्स भी बात करने पे डर रहे हैं। स्कूल्स भी कह रहे हैं कि मैडम आपने लेक्चर दे दिए, बता दिए, लेकिन आप इसको सोशल मीडिया पे नहीं अपलोड करेंगी। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि लेवल क्या होगा हरासमेंट का? अच्छा, अब इस स्कूल की अगर मैं बात करती हूँ या इस जगह की मैं बात करती हूँ, तो इन्होंने मुझे एक बड़ा सिस्टमैटिकली चीज़ बताई। हुँ। मैंने कहा, मैडम कोई आप लेक्चर ऐसा देंगी कि जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग ना हो कि बच्चे डर जाएँ, और दूसरा आपके 2 हम आपके जो है ना लेक्चर्स लेंगे। एक हम लेंगे जो हॉल में लेंगे, ओके। और एक आपकी काउंसलिंग लेंगे जो सेपरेट रूम में, प्रिंसिपल रूम में होगी। अच्छा, वन ऑन वन विद वन स ऑन वन। ओके। वो बच्चे होंगे जो हुँ। एक्चुअली इस सारे विक्टिम्स और प्रोसेस से मेबी गुज़र रहे हैं। ओके। अच्छा, हुआ ये कि जब मैं गई वहाँ पर लेक्चर्स दिए, तो सबसे पहला मैंने ये सवाल पूछा था, क्योंकि मेरे अपने 2 बेटे, 2 बेटियाँ हैं। हम खुद 2 भाई, 2 बहनें हैं। तो मेरे घर में ये बहुत फिट एग्ज़ाम्पल बैठती है कि मैं अपने भाई से बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी। शायद अगर मुझे कोई लड़का भी पसंद होता था, तो मैं भाई को पहले बता बताती देती थी। थी, हाँ, ओके। भाई से पहले हाँ, हाँ, हाँ। भाई इस साइड पे लड़की देख रहा है, मैं इस साइड पे लड़का देख रहा है, भाई बहुत प्यारा है, भाई कह रहा है वो भाई कन्फ्यूज़ हो जाते थे कि क्या हो रहा क्या है सीन ये? है? तो लाइक ये कहाँ से कॉन्फिडेंस आया कि अम्मी ने भाई के अंडर सुपरविज़न दिया, तो हम उस उस तरीके से कॉन्फिडेंस में करें। या पले बढ़े। मैंने हमेशा अपने बेटों को ये कहा कि वो ज़िंदगी का तुम्हारा सबसे वर्स्ट डे होगा कि जिस दिन तुम्हारी बहन तुमसे बात करते हुए शर्माएगी, घबराएगी कि ये बात मैं अपने भाई से नहीं कर सकते। तुम ये याद रखना, तुम सब कुछ करना दुनिया में, लेकिन ये ना हो कि तुम्हारी बहन तुमसे बात करते हुए आकर डरे। अच्छा, अल्लाह का करम है कि उन दोनों चारों ने बहुत आपस का बॉन्ड रहा। आप यकीन जानो, जब मैं स्कूल गई और मैंने सबसे पहला सवाल पूछा कि जब लड़कों का पहला लेक्चर था, मैंने लड़कों से पहला सवाल पूछा कि जो लड़के किस-किस के घर में बहनें हैं? मेजॉरिटी सबके घर में बहनें थी, इक्का-दुक्का लड़के थे जिनके घर में बहनें नहीं थी। मैंने कहा, आप बेटा पीछे आ जाओ मेरे। उनको मैंने अपने पीछे खड़ा किया। जो मेजॉरिटी बैठी हुई थी, मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा, बेटा जो बच्चे अपनी बहनों से बहुत क्लोज़ हैं और हर किस्म की बात कर लेते हैं, वो राइट साइड पे आ जाएँ। कैन यू इमेजिन, 25 बच्चों में से शायद 2 बच्चे बैठे हैं राइट साइड पे। हुँ। फिर मैंने दूसरा सवाल किया, मैंने कहा, जिनकी बहनें उनसे बात कर लेती हैं और फ़ियरलेसली बात करती हैं और आकर हर और उनको पता है कि भाई हमारी प्रोटेक्शन है, वो भाई इस साइड पे आ जाएँ। उसमें से भी हार्डली 2 या 3 आए। ये गैप है। यहाँ से आइडेंटिफ़ाई करने की ज़रूरत है कि हमने वो बहन-भाइयों में भी बॉन्ड नहीं बनने दिया। हमने वो चीज़ बताई ही नहीं कि हमने किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है। तो देखिए ये इस स्टेज से ही नहीं हो रहा तो कल को जाके आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और वो फिर लड़का एक वही अच्छा लड़का एक खामंद भी बनेगा, हस्बैंड बिल्कुल एक वही। बाप भी बनेगा, हाँ। और वो सोसाइटी में भी जाएगा। हुँ। फिर मैंने उनसे पूछा कि कौन लड़का जो सबसे ज़्यादा अपने आप को ये समझता है कि उसके होते हुए एक औरत प्रोटेक्ट है, वो राइट साइड पे आके बैठे। तो सब बच्चे बड़े एक्साइटेड होकर ना राइट साइड पे आके बैठ हाँ। गए। मैंने कहा, वो कैसे लगता है कि आप प्रोटेक्शन दे सकते हो किसी को? उन्होंने कहा कि मैडम हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। मैंने कहा, लेकिन आपकी बहन तो आपसे बात ही नहीं कर सकती। हाँ, तो आपको फिर वापस उठे बैठना है। सो वो जो गेम थी ना बेसिकली, हुँ, बिठाना, उठाना, उसी ने ही उनको एहसास दिलाया कि हम किस कि साइड पे जा रहे हमारा हैं, मसला अपना कहाँ कहाँ है है, या हम कहाँ लैग कर रहे हैं। हुँ, फिर जब हमारी बच्चियों की इसी तरीके से उन्होंने एक दिन डिफरेंट हमारा था बच्चियों का, जब हमने बच्चियों के साथ लेक्चर किया, तो मैंने वहाँ पे बच्चों से ये पूछा कि ऐसे कौन-सी बात है जो आपको नो कहने पे, नो का मतलब क्या समझते हो आप लोग? नो कहने पे आपको डराती है। मुझे एक बच्ची ने आकर बड़े मासूमियत से सवाल किया, उसने कहा, मैम अगर वो बुरा मान जाएँ तो? मैंने कहा, बुरा मानना आपकी उस चीज़ से बेहतर है जो हुँ, आपको अंदर हर्ट कर रही है? हुँ, अब वो किसी भी टर्म में हो सकती है।
वो शुरू नॉट से कहा जाता है ना कि अच्छा बच्चा बनना है, अच्छा बच्चा कौन है जो वो सारी बर्डन हमने डाला हुआ है बच्चों पे। प्रेशर वो है। बर्डन हमने इतना बच्चों पे डाला हुआ है कि वो नो कहते हुए बच्ची कह रही है कि मैम अगर हम नो कहेंगे तो हम सोसाइटी में वो बच्चे हो जाएंगे कि जो बच्चे बदतमीज हैं। तो वो बच्चा फिर पूरी जिंदगी पीपल प्लीजिंग के चक्कर में पिसते 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 क्या से क्या बन क्या हो जाएगा? अच्छा ख़ैर ये सारा लेक्चर था, हैरेसमेंट का सब कुछ हुआ, मैंने फिर उनको वेबसाइट्स बताई कि बेटा आपको सबसे पहले तो रेड फ्लैग्स वो हैं कि जो चीज़ आपको अनकम्फर्टेबल फ़ील हो रही है। क्योंकि अल्लाह ताला ने ना सारे सिस्टम के साथ ना एक अलार्म लगाया हुआ है। वो है कि आपकी फीलिंग्स का। आप किसी के साथ बैठे हुए हैं, आपको कंफर्टेबल फ़ील नहीं हो रहा, आपको पता है कि वो रेड फ्लैग है। आप किसी से बात कर रहे हैं, आपको कंफर्टेबल फ़ील नहीं हो रहा, वो आपको पता है वो आपके साथ रेड फ्लैग है। तो वो कहते हैं ना कि औरत के साथ अगर औरत गुज़र के जा रही होती है, उसको बैक साइड से कोई देखे तो उसको पता हीट होता फ़ील है होती है। उसके ठीक है ना? इट्स नॉट ओनली औरत, मर्द भी अगर कहीं कंफर्टेबल नहीं फ़ील कर रहा, तो उसके लिए भी वो औरत रेड फ्लैग है। ये बात समझने की ज़रूरत है कि हमने सिर्फ़ हैरेसमेंट की जो दायरा है ना, उसमें सिर्फ़ औरत को परखा है। हम्म हमने मर्द को तो देखा ही नहीं है। अगर मर्द भी किसी खातून के साथ या किसी मर्द के साथ या किसी अंकल के साथ बैठ के कंफर्टेबल नहीं फ़ील कर रहा, उनकी बातें उसको ऑड लग रही हैं या उनका हाथ उनको ऑड लग रहा है, तो वो भी एक सवालिया निशान है ना, उसको भी हम्म अपनी राइट्स पे बात करने की ज़रूरत है। अच्छा ये सब कुछ हो गया, उसके बाद हम वन ऑन वन लेक्चर पे गए, वहाँ पे वो सॉरी उस पे बात डिस्कशन पे गए। आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि बच्चियाँ आएँगी, अभी दरवाज़ा खुलेगा, बच्चियाँ आएँगी, बच्चियाँ आकर बात करेंगी एंड आई वाज़ शॉक्ड, लड़के आए एंड वो उस ग्रेड के बच्चे थे कि जिनसे बात करते हुए मैं खुद शर्मिंदा हो रही थी कि मैं अब ये एक मैच्योर लेवल पे जा रहे हैं, 16-17 साल की उम्र में। हरासमेंट कब से कब तक होती है ये हमें समझने की ज़रूरत है। बच्चे की हरासमेंट उसकी पैदाइश से लेकर लड़के की 18 साल तक होती है, क्योंकि ओके वहाँ तक वो अपने आप में मैनली ईगो वो पावर नहीं ला सकता। तो उसको नहीं पता चल रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है टिल 18। टिल 18 सिंस वो पैदा हुआ है तब से लेकर तब तक 18 साल तक, क्योंकि बहुत कम लोगों में जल्दी हार्मोन्स डेवलप हो जाते हैं, उनके अंदर मैन पावर ज़्यादा जब अपने वो समझते हैं कि उनके स्ट्रेंथ ज़्यादा डेवलप हो गई है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन फिर भी फुल तो मेच्योरिटी उस फुल तरीके मैच्योरिटी नहीं आती है, वो नहीं समझ पाते। उनको ट्रस्ट करना बहुत मज़ा आता है क्योंकि नया-नया गेम होती है ना ट्रस्ट करना, हाँ लोगों के साथ इंटरैक्ट करने की वो उनको मज़ा आ रहा होता है, कम्युनिकेशन अच्छी लग रही होती है, तो उनको पता नहीं चलता कि क्या सही है, क्या क्या गलत है। 18 के बाद कोई हरास नहीं कर सकता आपको उस तरीके से। फिर आप बोल सकते हैं, आप रोक सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको समझ नहीं आ रही थी। और वो बच्चे मुझसे एक बच्चे ने सवाल किया, उसने कहा मैडम मुझे आप एक बात बताएँ कि जो जिन लोगों के साथ ज़्यादती हो जाती है, रिगार्डलेस कि वो मेल है और फीमेल है, क्या वो अल्लाह के नज़दीक वो फिर अच्छे नहीं रहते? एंड दैट हिट्स मी सो हार्ड मरियम, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आई क्राइड लिटरली कि उस बच्चे ने मुझसे ये सवाल पूछा कि मैम वो बच्चे क्या अल्लाह के नज़दीक प्योर नहीं रहते? मैंने कहा बेटा हम्म प्योरिटी का ताल्लुक इस चीज़ से नहीं है। प्योरिटी का ताल्लुक जो चीज़ आपकी रज़ा के बगैर है, उससे है। कि अगर कोई चीज़ आपकी रज़ा के बगैर हुई है, आप फिर भी प्योर हैं। उस बच्चे ने मुझे कहा मैडम मुझे तो कुछ अरसा अपना आप अपनी ज़िंदगी ही इतनी गलत लगती थी कि मैं हर वक़्त अपने हाथ धोता रहता था। अपने जिस्म को धोता रहता था। मुझे अपनी कोई चीज़ साफ़ नहीं लगती, मुझे अपनी बुक्स भी गंदी लगती थी। ओके आई कांट इवन इमेजिन द सो ट्रॉमा सो यू कैन इमेजिन कि ट्रॉमा, अब वो बच्चा क्या लाइफ़ आगे बनाएगा, वो क्या फैमिली को डेवलप करेगा। एंड ही वाज़ कॉन्स्टेंटली वो तस्बीह विर्द करना, उसको थेरेपी हुई होगी डेफ़िनेटली, उसके पेरेंट्स ने, फैमिलीज़ ने की होगी। लेकिन वो बहुत बाद में जाकर समझे, बहुत बाद में जाकर समझे। अच्छा ये एक टची टॉपिक है और टफ टॉपिक है कि जिसके ऊपर हम बात करते हुए घबराते हैं। अगर हम इससे ही लाइटर टॉपिक पे आ जाएँ, अभी पिछले दिनों एक वही हम हमारे हमसाये मुल्क की एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, जिसमें एक बच्चे ने अपने बाप की इजाज़त के बगैर बाल कटवा लिए हम्म और उसके बाप ने जब वो एंटर होता है, उसके बाप ने उसके चेहरे पे इतनी ज़ोर के तमाचे मारे कि वो बच्चा 1 मिनट ना उसकी साँस हम्म रुक गई कि ये क्या हुआ मेरे साथ? जिस बच्चे को ये राइट नहीं है
कि वो अपनी ग्रूमिंग, सेल्फ ग्रूमिंग अपनी मर्ज़ी से कर ले। जो वो उसके बारे में नहीं बात कर सकता, वो हैरेसमेंट के बारे में क्या बात करेगा? ऑफ कोर्स, हाँ। और फिर वो कैसा डेवलप करेगा एक नई जनरेशन को? उसकी भी मेल ईगो है ना, जिसको एक बाप ने, एक माँ ने, एक सोसाइटी ने स्नब कर के इतना सॉलिड बना दिया हुआ है कि तो अब उसकी तो फीलिंग्स की उसको यही लगेगा कि वही बात आ गई, हम शुरू से बात को कनेक्ट करेंगे कि हम अपने बैगेजेस दूसरों को दे रहे हैं। दूसरों को दे रहे हैं, ट्रू। हमने यहाँ पे अपने बच्चे को बैगेज दे दिया। अब वो बच्चा कभी भी एक हेल्दी फैमिली प्रोड्यूस नहीं नहीं करेगा। कर सकता। तो हरासमेंट का फिर मैं कहूँगी कि किसी किसी जेंडर से, किसी उम्र से, किसी भी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है, ना इसकी कोई जस्टिफिकेशन है। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको समझने में ना आपको बहुत वो टाइम लगता है कि आप अच्छा कुछ लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि वो हरास हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे वो एक एज के बाद जाके रियलाइज़ेशन होती है कि रियलाइज़ेशन मे होता बी। अच्छा इसको हरासमेंट कहते हैं। इसको हरासमेंट हुँ, हम मैं अभी रिसेंटली एक गई हुई थी सेमिनार पे गई थी तो वहाँ पे मैंने कहा कि अब टर्म इतनी चेंज हो गई है मुलाकात की या लोगों से मिलने की कि पहले हम जब मिलते थे ना तो बड़े हमें कहते थे कि बेटा अगर बड़े नजर आए ना झुक के सलाम करो और स्माइल पास कर दो। हुँ, अब कोई सामने वाला राह चलता हुआ स्माइल पास करे तो हरासमेंट का केस है। हरासमेंट है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हमने समझा ही नहीं है कि हरासमेंट की चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ फिट होती है हरासमेंट के खाने में। हमने जो चीज़ हमें फ़ायदे के लिए लगी है वो भी हमने डाल दी है। हम हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम उसका मतलब ही ख़राब कर देते हैं। उसको इतना ओवर यूज़ करते हैं। तो ये नेगेटिव अच्छा, ये अब हुआ है मसला हैरासमेंट जैसी टर्म के साथ भी और फेमिनिज़्म जैसी टर्म के साथ भी, फेमिनिज़्म क्योंकि जैसी टर्म के उसको साथ लोगों ने भी। इतना कन्फ्यूज़ करके कि पता नहीं फेमिनिज़्म में क्या आप पता नहीं ख़वातीन के लिए क्या बिल्कुल ही किसी गलत प्रोपेगेंडा की तरफ जा रहे हो और लोगों को क्या एजुकेट करने के चक्कर में, तो मतलब इस तरह की चीज़ें वो ख़राब हुई। अच्छा मैं अगर मैं थोड़ा-सा अगर आपको ये बताऊँ कि हरासमेंट के साथ-साथ ना हम अपने फैमिली सिस्टम को भी ज़रा थोड़ा-सा देखें तो इसके साथ बड़ा कनेक्टेड है। हरासमेंट कहाँ से आती है? वही मैंने 2-3 बातें की थी कि बच्चे जब बच्चियाँ, बच्चे स्पेशली मेल जो जिनके घर में हैं, वो बच्चियाँ अपने घर में अपने बाप के साथ, अपने भाई के साथ, अपने दादा के साथ वो बात नहीं कर सकतीं, जिससे उनको किसी से डर लग रहा है या वो अनकंफर्टेबल फ़ील कर रही हैं या वो चीज़ जो उनको अच्छी लगती है या कई समटाइम ऐसा होता है कि बच्चियों के हार्मोन्स भी इतनी जल्दी डेवलप हो जाते हैं, उनको कोई अच्छा भी लगने लग हाँ, जाता है। बिल्कुल। अब वो जैसे दुआ ज़ारा का केस था एक, बहुत टाइमली अगर आप उसको कैटर करना शुरू कर दें, उसको डिसेंट तरीके से आप उसको नॉर्मलाइज़ करें, उसको बताएँ कि दिस इज़ नॉट द राइट एज, वो बच्चियाँ ठीक भी हो जाती हैं। हुँ, हमारा प्रॉब्लम ये रहा है कि हमने बात करने की इजाज़त नहीं दी, हमने बच्चों को खामोश कराया है, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि हमारा बच्चा मुँह खोलेगा तो क्या खोलेगा। हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है और ये कॉन्फिडेंस आता है आपका अपनी तरबियत से आता है। कि हमारा बच्चा जब मुँह खोलेगा, तो वो कुछ जेन्युइन बात ही करेगा, वो अकल की बात करेगा, वो नॉनसेंस बात नहीं करेगा और अगर वो नॉनसेंस करता भी है लेट्स सपोज़, तो सोसाइटी बैठी है ना उसको ठीक करने के हाँ, लिए। ऑफ़ कोर्स। थोड़ा-सा धक्के तो खाने दें उसको, नॉर्मल होने दें। तो हम इन चीज़ों को तो समझते ही नहीं कि हमने किस तरीके से लेकर चलना है। फिर मैं एक और बात करूँगी कि हरासमेंट का जो मैं फैमिली का कहने लगी थी, कि एक मेरे पास केस आया। ये जो सारा मैंने आपको स्टोरी सुनाई स्कूल की, ये तो एक अलग स्टोरी थी। अच्छा मैं लेक्चर देकर आ गई, इस बात को हो गए हैं ऑलमोस्ट कुछ 6 मंथ्स हो गए हैं। ओके। नहीं 1 ईयर हो गया, अच्छा, राइट। 1 ईयर हो गया। उसके बाद फिर मुझे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में बुलाया गया, मैंने वहाँ पे लेक्चर्स दिए। वो स्कूल पिछले अक्टूबर की बात है, ठीक है? अभी ये नया अक्टूबर आ रहा है। 1 साल का गैप आ गया इसमें। यू विल नॉट बिलीव उस लेक्चर को लेकर आज भी उस स्कूल के बच्चे मुझे कांटेक्ट करते हैं कि मैडम अब हमारे साथ ये हुआ है, हमें कैसे करना है? हमने हुँ, कैसे अपने आप को मैनेज करना है? अच्छा गवर्नमेंट की भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर हमें हेल्प मिलती है और गवर्नमेंट भी ये बहुत काम कर रही है इसके ऊपर क्योंकि उनको समझ आ गई है कि हमने कहा ना कि हम अपनी जनरेशन को समझ क्यों नहीं पाए। बिल्कुल ऐसे ही, हाँ। रिसेंटली एक वाक़या हुआ, मैं नाम नहीं लूँगी। अ, मैं एक सेमिनार पे गई थी तो मुझे बहुत सारी कॉल्स आई। मैं जब भी कहीं सेमिनार पे जाती हूँ तो मेरी आदत है मैं एयरप्लेन मोड पे लगा देती हूँ कि मैं डिस्टर्ब ना करूँ अपनी वजह से। तो जब मैं निकली तो बहुत सारी अननोन नंबर से कॉल्स आई, तो मुझे नहीं पता था कि किस नंबर से कॉल्स आ रही हैं। ख़ैर मैंने कहा ठीक है जिसको इतनी प्रॉब्लम है दोबारा कॉल कर कर लेगा। उसके लेगा। बाद मैंने व्हाट्सएप चेक किया गाड़ी में बैठने, वो मुझे मैम प्लीज़ अर्जेंटली कॉल, मैम प्लीज़ अर्जेंटली कॉल। मैंने
कॉल सुनी, मैंने कॉल बैक की, कॉल बैक वो मिली नहीं। फिर उसके बाद मैं घर आई तो मुझे बच्चों ने थोड़ा-सा वार्न किया कि मम्मा कुछ इश्यू है किसी खातून का, मेरी क्लोज़ फ्रेंड के आगे जानने वालों का। तो दे नीड हेल्प एंड दे सॉ योर लेक्चर्स, तो दे नीड योर हेल्प। अच्छा, अब मैं बता रही हूँ कि हम कैसे कहाँ-कहाँ से कनेक्ट होते हैं। इसीलिए मेंटोरशिप, अवेयरनेस सेशंस बहुत ज़रूरी है। हम समझते हैं कि ये बेकार चीज़ है, लेकिन ये बेकार नहीं है। ये कहीं न कहीं अपना असर छोड़ के छोड़ के जाती है। जाते हैं। उस खातून ने 20 साल से वो अपने हस्बैंड से मार खा रही थी। किस बात पे? उस आदमी के खुद के बचपन के ट्रॉमास थे। हुँ। वो आदमी खुद अपने घर में हरास हुआ हुआ बचपन में। तो वो छोटी-छोटी बातों पे बीवी को चेक करना, हालाँकि कुछ ऐसा नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था। मैंने 2 चीज़ें खातून से पूछी। मैंने कहा, "जी आप किसी को पसंद करती हैं?" उसने कहा, "20 साल के बाद वो गुंजाइश रह जाती है कि मैं किसी को पसंद करूँ। मैंने करना हो तो मैं क्यों बैठी हुई हूँ उधर?" हाँ। ठीक है? मैंने कहा, "जी आपने कभी बदज़ुबानी की है?" कहती है, "इतनी मार खाने के बाद किसकी इजाज़त होती है कि बदज़ुबानी करे?" फिर मैंने दूसरा सवाल पूछा, मैंने कहा, "आपका घर का सिस्टम कैसे चलता है?" उन्होंने कहा, "जी हस्बैंड ऑल एंड ऑल है।" मैंने कहा, "आप रेडी हैं सिलाई-कढ़ाई करने के लिए? किसी के घर में काम करने के लिए रेडी हैं?" हुँ। तो शी सेड दैट वो मास्टर्स होल्डर डिग्री होल्डर थी। उसने कहा कि मैं किसी के घर में सफाई कर लूँगी, लेकिन अब मैं इधर नहीं रहूँगी। मैंने कहा, "अच्छा ठीक है, हर चीज़ का हल जो है ना डाइवोर्स नहीं होती, हर चीज़ का हल अलग-अलगी नहीं होती। कुछ चीज़ें टेबल टॉक पे भी होती हैं। आपने इससे पहले कभी आवाज़ उठाई?" उसने कहा, "उठाने की कोशिश की, लेकिन ये डर था कि मामू, चाचा, ताया को पता चल जाएगा।" मैंने बड़े गुस्से से बात की, मैंने कहा, "ज़रा सँभल के बात करें, मामू, चाचा, ताया ने सिर्फ़ आकर कफ़न पे मुँह देख के कहना बड़ी जन्नती सी, इसके अलावा इसके कुछ नहीं अलावा कहना। ना आपके बच्चों के मुँह में उन्होंने आकर डालना है, जो करना है आपने करना है। अगर आज आप नहीं कर सकती तो ज़िंदगी में कभी नहीं कर सकते।" मैंने कहा, "प्लीज़ मुझे आप अपने भाई का नंबर दें।" उन्होंने अपने भाई का नंबर दिया। आई कॉल्ड हिम। मैंने कहा, "मैं फलाने डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ। मेरे लिए मुश्किल नहीं है मीडिया आपके घर में पहुँचाना, मुश्किल नहीं है, लेकिन क्योंकि आप वालिद के बाद वली हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं पहले आपसे बात करूँ। आप क्या कर सकते हैं इस मामले में?" आप इमेजिन करें, वो रातों-रात वो बंदा आया है, अपनी बहन को उसने रेस्क्यू किया वहाँ से, जो 20 साल से पिट रही है, एक औरत। क्योंकि एक थर्ड बंदे के बोलने से, वो कहते हैं ना कि हम जब सुनते हैं, देखते हैं और हम चुप करके गुज़र जाते हैं। हाँ, उससे और हमारे शय इर्द मिलती है दूसरे और को। शय मिलती है। इसी तरह मुझे ये बात है 4 या 5 अगस्त की। ओके। 25th अगस्त को मुझे कॉल आती है उस खातून की, वो कहती है कि मेरे हस्बैंड ने थेरेपी भी ली है, काउंसलिंग के लिए भी गए हैं, क्योंकि पूरा ख़ानदान बैठा है। उन्होंने अच्छा। बात की है उनसे, उन्होंने कहा है कि अगर तुम रिश्ता ये रखना चाहते हो तो काउंसलिंग कराओगे, और उनको काउंसलिंग का फ़र्क पड़ा है। आई जस्ट वांटेड टू से थैंक यू। मेरी इतनी सी एफर्ट थी, मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया, और मैं रात को डर रही थी, क्योंकि जब मैंने एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को फ़ोन किया जो बहुत पावरफुल थे। उन्होंने कहा, अनफॉर्च्यूनेटली पाकिस्तान के सिस्टम में आप अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो आप थर्ड पर्सन जाकर कंप्लेन नहीं कर नहीं कर सकते, सकता, उसको खुद ही करना पड़ेगा। व्हिच इज़ वेरी रॉन्ग। उसको एक पिट रही खुद है, वो कैसे उठ के जाएगी उठ भाई? के जाए और साथ एविडेंस, पिक्चर्स ये वो सारी हों तो फिर आपकी वो। आप नहीं कुछ कर सकते। हुँ। तो मेरी अब कहाँ होप थी, ये तो तुक्का लग गया। नहीं, आपकी दुआ जेन्युइन हिम्मत थी और एक आपका और उसके माइंड भाई ने चले। मुझे कॉल करके बाद में शुक्रिया अदा किया। उसने कहा हुँ। कि सबसे बड़ी आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि आपने मुझे कॉल करके जिस तरह धमकाया, कि ये आपकी हिम्मत थी। मैंने कहा, हुँ। भाई मैं आपसे माज़रत करती हूँ कि मैंने थोड़ा-सा रूड बोला होगा, लेकिन मुझे ये था कि एक ज़िंदा बहन ले लें बजाए हाँ, मुर्दा के। फिर उसके बाद इसी तरह एक रिसेंटली वाक़या है, जो मैं ये छोटे-छोटे वो वाक़यात बता रही हूँ जो मेरी नज़र के हैं। नज़र के अपने आपके और फर्स्ट उसमें हैंड। से सिर्फ़ एक ही कंक्लूज़न निकलेगा, वो ये है कि हम वोकल नहीं हैं कुछ चीज़ों के बारे में, हम बात करना नहीं जानते। हमें लगता है कि हरासमेंट करने वाला पावरफुल है, वो पावरफुल नहीं है। हुँ। वो एक खुद कमज़ोर इंसान है, तभी वो दबे-चुपके डर से करता है। हम जब तक अपनी आवाज़ नहीं उठाते, हम जब तक उसको ये नहीं कहते कि हमारे पास एक ग्रुप है, एक हेल्पिंग सपोर्ट सिस्टम है, तब तक वो हरासमेंट करने वाला तब तो वो करता नहीं रहेगा। खामोश होएगा। एक खातून हैं, उनका भी डोमेस्टिक वायलेंस का इश्यू था।
उनकी जो फ्रेंड थी वो गवर्नमेंट ऑफिशियल और वो लॉ कर रही थी उस अच्छा। वक़्त। जब वो कोलीग्स थे आपस में, उसके बाद वो पता चला कि वो बहुत अच्छी माशाल्लाह, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड का एक वाक़या है। वो लॉयर बन गई हैं। अब वो हुआ ये, मेरी जो फ्रेंड है वो लॉयर है। मिलते हैं मार्केट में, मुलाकात होती है इस तरीके से। अब वो हस्बैंड बहुत एब्यूसिव है, क्योंकि वजह, और वो बीवी को कहीं बाहर भी नहीं जाने देता, कहीं निकलने भी नहीं देता, चेक एंड बैलेंस भी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा। क्योंकि वजह ये है कि उनके अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको ये था कि ये निकलेगी हाँ, तो कि मैं ये पकड़ा जाऊँगा, मैं बिल्कुल ओके। तो इसलिए ये बाहर ही ना निकले। ठीक है। अच्छा, अब वो हुआ ये कि उन्होंने कहीं ज़िक्र तो नहीं किया, लेकिन वो उसने आहिस्ता-आहिस्ता मेरी फ्रेंड ने ये किया कि उसके घर जाना शुरू कर दिया, मिलने के लिए। मुलाकात होना शुरू हो गई। पहले तो शुरू में हस्बैंड ने बड़ा मुँह बनाया, थोड़ा-सा देखा, फिर जब उनको पता चला कि अच्छा ये लॉयर है, तो ज़रा थोड़ा-सा वो थोड़ा-सा हुँ। टेम हुए कि यार ये मैं कुछ हो ही ना जाए मेरे साथ। फिर 1 की जगह 2 दोस्तों ने घर जाना शुरू किया, 2 की जगह 3 ने जाना शुरू किया, 3 की जगह पे पार्टीज़ होना शुरू हुई, फिर गैदरिंग्स उनके घर में होना शुरू हुई। वो कहती है कि मैंने ना कुछ किया उसके घर में, ना मैंने उसके हस्बैंड से बात की है, ना मैंने आज तक उसको, ना उस औरत ने मुझसे कभी खुल के बात की है। हुँ। लेकिन सिर्फ़ जाने से उस आदमी को इतना डर पड़ गया है कि पिछले 3 सालों से उसने हाथ नहीं उठाया उसके ऊपर। तो कभी कोई इंटरवीन करेगा ही नहीं, उसको पता है कि ना आगे ना पीछे, ना इसने किसी से बात करनी है, ना किसी ने इससे पूछना है, तो वो तो और फ़ायदा वो तो सिलसिला उठाएगा चलता ही उसका। रहेगा आपका, लंबा सिलसिला हाँ। चलता रहेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि हम जब तक अवेयरनेस नहीं देंगे एक-दूसरे को और हम ग्रुपिंग नहीं करेंगे। हुँ। देखिए, झुंड में रहना क्यों ज़रूरी होता है? झुंड में रहना ज़रूरी होता है कि आप अपना, मैं बच्चियों से भी कहती हूँ कि आपको हैरेसमेंट से डरने, वो कहते हैं ना तरीके क्या हैं, बच्चे कहते हैं तरीके क्या हैं। आप ग्रुप्स की शेप में निकलें, आप ग्रुप्स की शेप में बात करें, आप प्रोटेक्टिव माहौल अपना बनाएं, इर्द गिर्द के वो लोग चूज़ करें जो आपको प्रोटेक्शन देते हों, जो आपको डिस्करेज ना करते हों, जो आपको डैमेज ना कर रहे हों। आपको बॉडी वाइब्स आ जाती हैं, आपको पता चल जाता है। तो ये तरीक़ेकार होते हैं कि इन चीज़ों से आप अपने आप को थोड़ा-थोड़ा, कहीं न कहीं बचा कर ना एक निकल सकते सेफ हैं, एरिया से हाँ। निकलते जाते हैं। जब आप जिन इवन कोलीग्स में भी, आप कभी जाएँ, मेल फीमेल इकट्ठे होते हैं, आप ग्रुप्स में निकलें। हुँ। आप कभी भी किसी के साथ अकेले ना जाएँ, जब तक आपको उस फैमिली का नहीं पता, घर का, इवन मैं समझती हूँ कि फैमिलीज़ के पता होने से भी कुछ नहीं होता। कितने केसेज़ आपने आज तक देखे होंगे कि माँ ने खुद कहा होगा कि मैं बहू की डिवोर्स कराती हूँ क्योंकि मेरा बेटा मार रहा है, मैं इसको आज़ाद करवाती हूँ। कोई माँ नहीं कोई कराती, नहीं करता है। बल्कि वो नाराज़ बहू को वापस लेकर आती है और फिर ये जलाते हैं और फिर ये मार देते हैं। कभी किए? नहीं किया ना, क्योंकि वजह ये है कि हमने वो सीखी नहीं बचपन से चीज़ें, कि हमने अपने बेटे को भी बताना है। मैं जब मेरा बेटा जवान हो रहा था तो मैंने कहा था अब तुम खतरनाक हो गए हो, किसी दूसरे के लिए भी और अपनी ज़ात के लिए भी। ये खतरा तुमने किसी को नहीं देना। वो जो चीज़ है ना, हमने अपने बच्चों में डालते ही नहीं है, हम बताते ही नहीं है कि हमने किस तरीके से लेकर चलना है सोसाइटी को। हम सुसाइडल बॉम्ब्स हैं चलते फिरते, अगर हम गलत परवरिश पाई है तो। आप देखो ये 30 रुपीज़ के ऊपर जो ये पिछले दिनों वाक़या बिल्कुल हुआ है, ऐसे। ये इनको सुसाइडल बॉम्ब्स कहेंगे आप। हम सुसाइडर्स हैं, ठीक है? अगर हमारी तरबियत अच्छी नहीं हुई, और अगर हमारी तरबियत अच्छी हुई है तो हमसे बेहतरीन सिविलाइज़्ड कौम कोई नहीं है। सब सारी एंड में बात तरबियत, जो मर्ज़ी आप कर लें, इट ऑल कम्स डाउन टू तरबियत तरबियत। घूम-घुमा कर, और ये औरत का एहसास करना बहुत ज़रूरी है। हुँ। एहसास बहुत ज़रूरी है कि अगर मेरा बेटा किसी औरत को तंग कर रहा है और मुझे नज़र आ रहा है कि वो जबर में रह रही है, हुँ। मेरे में इतनी हिम्मत करेज क्यों नहीं है कि मैं अपने बेटे को, मैं अपनी उस बच्ची को आज़ाद करूँ अपने बेटे से? बजाए कि हमारे ज़माने में भी होता था, हमने भी सहा है, तुम भी सो कोई बात नहीं, कल को खुद ही ठीक हो जाएगा। खुद ही ठीक हो जाएगा। सो हुँ। ये सारा सिस्टम है। ये माइंडसेट बदलने की ये ज़रूरत है। माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है हमें। थैंक यू सो मच। वक़्त का थैंक पता यू। नहीं चला। वक़्त का बिल्कुल पता नहीं लगा एंड आई एम श्योर आपने बड़े आसान तरीके से जिस तरीके के मुश्किल टॉपिक्स को टच किए है, आपकी आसान अल्फाज में भी एकदम बंदा स्टन्ड हो जाता है कि ये क्या चल रहा है। सो इवन इफ पीपल टेक अवे 1 और 2 थिंग्स फ्रॉम दिस पॉडकास्ट, तो मैं कहूँगी कि हमारा मकसद जो है पूरा वो हो पूरा हो जाता है। जाएगा। थैंक यू सो मच। ऑलवेज़ अ प्लेज़र टॉकिंग टू यू। बहुत मज़ा आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इंशाल्लाह आपको वापस फिर तंग करेंगे। थैंक्स टू यू कि आप लोग ये मौका देते हैं कि हम अपनी बात अपने इर्द-गिर्द के माहौल में जो हो रहा है,
वो यहाँ पर आकर बोलते हैं, और वही बात है कि किसी एक को भी फ़र्क पड़ गया, हमारी आखिरत भी संवर जाएगी और दुनिया भी संवर बिल्कुल जाएगी। ऐसे, बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। This is it from this episode. Inshallah, we'll see you next week. Till then, take really good care of yourself. Allah Hafiz.